अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आज जो हम पढ़ेंगे वो आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की हमारी क्लास नंबर 2 है, और यदि आपने पहली क्लास मिस कर दी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पहली क्लास देख सकते हैं। निःशुल्क हिंदी बैच यूपी टेट 2023 नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वरों के भेद के बारे में, अर्थात स्वरों को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्वरों को कई प्रकार से बांटा गया है, जिसमें आज हम पहले प्रकार के बारे में बात करने वाले हैं। पहला प्रकार है हमारा उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद। अब सबसे पहला प्रश्न तो यही आ जाता है कि मात्रा की परिभाषा क्या होती है, अर्थात मात्रा कहते किसे हैं। आज तक हमने मात्रा कई बार पढ़ा है, और मैं गारंटी देता हूँ कि किसी ने भी आपको मात्रा की परिभाषा नहीं बताई होगी। चाहे आपने किसी भी पेड क्लास में पढ़ा हो, फ्री पढ़ा हो, किसी भी बुक से पढ़ा हो, लेकिन मैं आपको मात्रा की परिभाषा पहले बताऊंगा, फिर समझाऊंगा उसके उच्चारण के या मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद। तो चलिए जानते हैं मात्रा की परिभाषा। व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है, तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। अर्थात दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे हिंदी वर्णमाला में व्यंजन होते हैं, उनके उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए अर्थात सरल बनाने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है, तो हमारा जो स्वर होता है उसका जो वास्तविक रूप होता है वो व्यंजन के साथ आकर जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। अब जानते हैं मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के भेद होते हैं। मात्रा के आधार पर हिंदी में स्वर के 2 भेद तथा संस्कृत में 3 भेद होते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यहीं पर आ जाती है कि मात्रा के आधार पर हिंदी में स्वर के 2 भेद होते हैं और संस्कृत में 3। याद रखना है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी में स्वर के कितने भेद होते हैं उच्चारण के आधार पर। तो कौन से होते हैं ये तीनों भेद, आइए जानते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, जिसे हम मूल स्वर या फिर लघु स्वर भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। मैंने आपको तीनों भेद संस्कृत के जो होते हैं वो बता दिए हैं। हिंदी में लघु और दीर्घ स्वर होते हैं। प्लुत स्वर संस्कृत में ज़्यादा प्रयोग होता है, हिंदी में प्रयोग नहीं होता। तो अब आइए एक एक करके जानते हैं इन तीनों के बारे में। पहला है हमारा ह्रस्व स्वर, जिसे हम मूल स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अर्थात सीधे सीधे हमें केवल इतना याद रखना है कि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। अब आपसे पेपर में ह्रस्व स्वर न कह करके मूल स्वर पूछ सकता है, तब भी हमें याद रखना है कि मूल स्वर भी ह्रस्व स्वर ही होते हैं, या फिर इन्हें लघु स्वर भी बोला जाता है। इन्हें 3 प्रकार के नाम से जाना जाता है, हमें तीनों ही याद रखने हैं, ह्रस्व, मूल या लघु। कौन से होते हैं आइए जानते हैं। तो हमारे ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, जो कि हैं अ, इ, उ, ऋ। कौन से हमारे? आ, इ,
ऊ ऋर। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शन दे करके मूल स्वर कौन से हैं। आपको ऑप्शन में एक इन चारों में से मिल जाएगा और बाकी तीन ऑप्शन अलग हो सकते हैं। तो ह्रस्व स्वर हमारे होते हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। आ, ई, उ, ऋ। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के बारे में जो कि है हमारे दीर्घ स्वर। इनकी परिभाषा भी जान लेते हैं। इनकी परिभाषा होती है जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अर्थात हमें याद रखना है कि ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगेगा उच्चारण करते समय और दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगेगा। अर्थात उसका उच्चारण करने में यदि हमें 1 सेकंड लग रहा है तो दीर्घ स्वर का उच्चारण करने में हमें 2 सेकंड लगेंगे, उससे 2 गुना समय लगेगा। अब कौन कौन से होते हैं हमारे ये, आइए जान लेते हैं दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। ये हैं हमारे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, आ। ये जो है ये हमारा अंग्रेजी से हिंदी में आया है। इसे आगत स्वर भी कहते हैं। जब हम कॉलेज लिखते हैं तो इसका प्रयोग होता है। यहाँ पर जो मात्रा आती है कॉलेज लिखते टाइम वो आगत स्वर की ही होती है। तो ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई, उ, ए, ओ, औ, आ। ये हमारे 8 होते हैं। ध्यान रखना है, कभी कभी इनकी संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के बारे में जो कि है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर की परिभाषा जान लेते हैं। प्लुप्त स्वरों के उच्चारण में ये हस्त लिख गया है लेकिन यहाँ ह्रस्व होना चाहिए, गलत टाइप हो गया है वो। ह्रस्व से तिगुना समय लगता है। अर्थात हमें याद रखना है ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगेगा, दीर्घ स्वर में 2 गुना समय लगेगा और प्लुप्त स्वर में 3 गुना समय लगेगा। जैसे कि इसका उदाहरण हो जाएगा ओम। अब आगे इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो इस पहला पॉइंट हमारा प्लुप्त स्वर का शाब्दिक अर्थ होता है उछलता हुआ। आपसे पूछा जा सकता है पेपर में प्लुप्त स्वर का शाब्दिक अर्थ होता है, तो आपको सीधे सीधे उत्तर लगाना है उछलता हुआ। वैदिक भाषा में प्लुप्त स्वर को त्रिमात्रिक भी कहते हैं। अभी आपको परिभाषा से ही पता लगा कि इसके उच्चारण में तिगुना समय लगता है ह्रस्व की अपेक्षा। तो वैदिक भाषा में प्लुप्त स्वर को त्रिमात्रिक भी कहते हैं। आप इससे भी याद रख सकते हैं प्लुप्त बराबर त्रिमात्रिक, अर्थात इसमें ह्रस्व की अपेक्षा तिगुना समय लगेगा। अब जानते हैं इसका प्रयोग कैसे होता है। तो इससे रिलेटेड पॉइंट है अगला, किसी को बुलाने में तथा नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। प्लुप्त स्वर का प्रयोग किसी को बुलाने या फिर नाटक के संवादों में प्रयोग होता है। जैसे यदि हम दूर से राम को बुलाने के लिए आवाज़ लगाएंगे तो राम का उच्चारण रा आ आम होगा। इसमें जो रा है हमारा वही प्लुप्त स्वर है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं जल्दी कि हमने क्या पढ़ा।
हमने पढ़ा उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद और हमने जानी मात्रा की परिभाषा। तो मात्रा की परिभाषा थी व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है तो स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। और मात्रा के आधार पर हिंदी में स्वर के 2 भेद तथा संस्कृत में 3 भेद होते हैं। और ये हमारे तीनों भेद, पहला भेद था हमारा ह्रस्व स्वर जिसे हम मूल स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं, दूसरा भेद था हमारा दीर्घ स्वर और तीसरा भेद था हमारा प्लुत स्वर। तो 3 भेद हमारे कौन कौन से थे, मेरे साथ रिवाइज करिए जल्दी जल्दी। ह्रस्व स्वर जिसे हम मूल स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं, दूसरा था हमारा दीर्घ स्वर और तीसरा था प्लुत स्वर। फिर ह्रस्व स्वर की परिभाषा थी जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, ये हमारे 4 होते हैं अ ई उ ऋ। ह्रस्व यानी 4, मूल यानी कि 4 स्वर, लघु यानी कि 4 स्वर। तीनों में से कोई भी नाम देकर आपसे पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है मात्रा के आधार पर स्वर का भेद। इन चारों में से पेपर में आपको कोई सा एक ऑप्शन में दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि मूल स्वर कौन सा है। तो ह्रस्व स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। उसके बाद था हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हमारे 8 थे और इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। ये थे हमारे आ ई उ ए ओ औ आ। इस औ को अंग्रेजी से हिंदी में लाया गया है, ये हमारा अंग्रेजी में प्रयोग होता है। इसको आगत स्वर भी कहते हैं। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि आगत स्वर कौन सा है, तो आपको ये लाइन भी ध्यान रखनी है। और इसके बाद था हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का उच्चारण 3 गुने समय में होता है ह्रस्व की अपेक्षा। तो ये हमारे 3 भेद हो गए। पहला था ह्रस्व स्वर, दूसरा था दीर्घ स्वर, तीसरा था प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं या लघु स्वर भी कहते हैं। और प्लुत स्वर का उदाहरण हो जाएगा ओम। प्लुत स्वर का शाब्दिक अर्थ होता है उछलता हुआ। याद रखना है, प्लुत स्वर का शाब्दिक अर्थ होता है उछलता हुआ। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक भी कहते हैं। प्लुत स्वर को वैदिक भाषा में क्या कहते हैं? प्लुत स्वर को वैदिक भाषा में त्रिमात्रिक कहते हैं। प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो प्लुत स्वर का प्रयोग किसी को बुलाने में तथा नाटक के संवादों में प्रयोग होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अच्छे से समझ में आ गए होंगे स्वरों के भेद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। और कैसी लगी हमारी क्लास कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।